नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेक्शन से जुड़ जाइए, सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे आप वन डे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का, उसमें करंट अफेयर्स की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर आप इधर कुछ सालों का पैटर्न देखें तो करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और करंट अफेयर्स का देखिए कोई अपना विकल्प नहीं है सिवाय डेली अपडेट होने के, इसलिए डेली सेशन को कोशिश क्या करिए आप लोग फॉलो करिए, डेली क्लास को अटेंड करिए। और ना सिर्फ अटेंड करिए बल्कि क्लास के दौरान कुछ और भी जो चीजें आपको बातें बताई जा रही हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको आप नोट डाउन भी करते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मंथ के लास्ट में जैसा कि मैं एक रिवीजन सेशन भी लेके आती हूँ करंट अफेयर्स की, उस क्लास को भी आप लोग मिस ना करें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आराम से डेली फॉलो करते रहेंगे। 20-30 मिनट आपके अगर दिन भर के जाते हैं तो कहीं बुरे नहीं है, ये काफी जरूरी है, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं लास्ट बात ये कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिलता रहेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा किसे मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। देखिए, डायबिटीज के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के द्वारा। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, या फिर शेख हसीना को, जो बाइडेन को, या फिर ऋषि सुनक। देखिए, ये हर देश के प्रधानमंत्री, अगर शेख हसीना जी की बात किया जाए तो ये बांग्लादेश की हैं, जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। कहाँ के दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री दोस्तों इस समय यूनाइटेड किंगडम के। और जब भी आपसे प्रश्न मैं पूछती हूँ तो कोशिश क्या करिए, ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं, वीडियो को पॉज क्या करिए, खुद से आंसर देने की कोशिश क्या करिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्हें अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के द्वारा वैश्विक जो है राजदूत बनाया गया है। जिस चीज के लिए दोस्तों? मधुमेह के लिए, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में मधुमेह कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? तो ये जो पुर्तगाल जो कंट्री है उसकी कैपिटल लिस्बन में इसका आयोजन किया गया। और इसी मधुमेह जो विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022 के उद्घाटन समारोह के ही दौरान अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ ने जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को, उनको मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया है। ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, दो चीज यहां से बन रही है। एक तो विश्व मधुमेह कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस 2022 का आयोजन जो किया गया है वो पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में किया गया। वहीं पे जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना को मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो शेख हसीना जी हैं इनको मधुमेह के लिए पहली ये वैश्विक राजदूत बनाई गई है, मधुमेह से प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये पद, इनको जो ये पदवी दी गई है यहाँ पे पुर्तगाल में, जो बांग्लादेश के राजदूत है जिनका नाम है तारिक हसन, उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से इंटरनेशनल जो डायबिटीज फेडरेशन के निर्वाचित अध्यक्ष प्रोफेसर अख्तर खां से यह उपाधि प्राप्त की है। और ये जो राजदूत रहेंगे एक तरीके से ग्लोबल डायबिटीज एम्बेसडर जो रहे, वो अगले 2 सालों तक क्या करेंगे, जो पूरी दुनिया में जो डायबिटीज है, जो डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं उनकी एक आवाज बनेंगे। और साथ ही साथ लोगों को इस बीमारी के प्रति, यानी कि जो मधुमेह बीमारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये अगले 2 वर्षों तक जो ये कार्य करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो मधुमेह के लिए पहले वैश्विक राजदूत बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वर्ल्ड जो डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है और इस वर्ष जो मनाया गया है, तो अगर डेट निकल गई है, मनाया जा चुका है इस डे को, तो उसकी थीम क्या थी, साथ में मुझे ये भी आंसर करिए। देखिए, डे के साथ थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आजकल तो बेसिकली थीम भी पूछ दिया जाता है लास्ट ईयर का भी, यानी कि पिछले वर्ष जो है इस दिवस की थीम क्या थी, इस तरीके से भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत टाइट है आप लोग का, ध्यान रखिए, इसलिए काफी अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य
कार्ड है उसमें जो वितरण में जो इतने सराहनीय कार्य किए हैं उस क्षेत्र उसको ध्यान में रखते हुए प्रथम पुरस्कार दिया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को। वीडियो को पॉज करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को ये पुरस्कार प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो अभी हाल फिलहाल का बिल्कुल ये नया केंद्र शासित प्रदेश है और इसे जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो जो आयुष्मान भारत कार्ड के क्षेत्र में इन्होंने जो हर तबके तक हर लोगों को जो ये कार्ड वितरण किया उसमें जो इनको कार्य रहा काफी सराहनीय रहा और भी कार्य को सम्मानित किया गया। साथ ही अगर बात किया जाए जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उससे देखा जाए टेली परामर्श श्रेणी में ये द्वितीय पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, टेली परामर्श यानी कि टेलीफोन के माध्यम से जब हम स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को जानते हैं या स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को प्राप्त करते सर्विसेज को लेते हैं टेलीफोन के माध्यम से, उसी को क्या कहा जाता है टेलीफोन परामर्श श्रेणी। इससे क्या होता है रिमोट क्षेत्र में भी क्या होता है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया इसके लिए द्वितीय पुरस्कार सेकंड श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। और ये देखा जाए इसकी जो घोषणा की गई है अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही बात किया, 1-2 दिन पहले, कि जो उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी, ठीक है, वहां पे जो 10 से लेकर के 11 दिसंबर को सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा दिवस के उत्सव के दौरान यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। तो अभी आप लोग को पता है वाराणसी में ही सार्वभौम यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस डे जो है सेलिब्रेट किया गया 10 से 11 दिसंबर और उसी दौरान जो है इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई है। सार्वभौम सेवा दिवस की बात किया जाए दोस्तों तो यह हर वर्ष किस लिए मनाया जाता है, कारण क्या है कि यह हर वर्ष लोगों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि लोगों को स्वास्थ्य सर्विस प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की आर्थिक समस्या ना आए, ठीक है, इन आर्थिक समस्याओं को दूर करके गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, यही क्या सार्वभौम सेवा स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा दिवस। ठीक है, चलिए आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन था आप पहले वो बताएंगे, बाकी से ध्यान से देखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में बायोडायवर्सिटी पर कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का आयोजन किया गया। देखिए बहुत से बच्चे इधर भी बड़े कंफ्यूज थे क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा जाए तो कोप 27 के बारे में बात किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभी देखिए पनामा में जो था जो बनाया गया, ठीक है, किस पे साइट्स का कोप बनाया गया। तो ये सारी चीजों को लेकर के बच्चे बड़े कंफ्यूज थे। ये ध्यान रखिएगा ये बायोडायवर्सिटी जो है बायोडायवर्सिटी पर कोप 15 है, ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ किया जा रहा है, किस कंट्री में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कनाडा। ठीक है, कनाडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए कोविड ये जो 19 के कारण ये बायोडायवर्सिटीज पे जो कोप 15 है कनाडा में किया जा रहा है। इसके पहले बात किया जाता चीन में ये इसका आयोजन होने वाला था लेकिन अभी नहीं किया गया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखा जाए इसकी जो शुरुआत की गई है कोप 15 जो कि किस पे है, संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता शिखर सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, ठीक है, उस पे जो कोप 15 हो रहा है वो हो रहा है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ठीक है, कब से कब तक, तो ये देखा जाए लगभग जो है 2 हफ्ते तक ये चलेगा, 7 तारीख से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में चलेगा। और यहाँ पे जितने भी कंट्रीज के जो इसके मेंबर्स हैं यानी कि भारत से जो है 196 देश के जो लीडर्स हैं जो वार्ताकार हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है 15, ठीक है, बायोडायवर्सिटीज पे कनाडा में, और उसमें क्या क्या बातें की जा रही है, इसमें लगभग देखा जाए दुनिया भर के लगभग 20,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और ये बात करेंगे जो हमारे जो पृथ्वी की जो हमारे अर्थ की जो बायोडायवर्सिटीज है जो लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण और भी किन्हीं कारण जो है वो लगातार जो नष्ट हो रही है उनको किस तरीके से कंजर्व किया जाए, ठीक है, उनका किस तरह संरक्षण हो और उनकी बहाली हो, इसके लिए अगले 8 सालों के लिए एक पूरी तरीके से कार्य योजना तैयार किया जाए और इसी कार्य योजना पर क्या किया जा रहा है, विचार विमर्श इस कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा है। इसलिए देखा जाए ये कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन इसमें आ सकती है। वही बात करें इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें चर्चा की जाएगी, जो प्रमुख मुद्दे रहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 में बायोडायवर्सिटीज पे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि उनमें 2030 तक यानी कि अगले 8 सालों में किस तरीके से दुनिया के जो हमारी अर्थ है यानी कि पृथ्वी भूमि उसका 30% भूमि और पानी को किस तरीके से संरक्षित किया जा सके, ठीक है, और जितने भी जो अनुवांशिक संसाधन है उन अनुवांशिक संसाधनों का लाभ किस तरीके से लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा हो उसको लेकर के इसमें पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। एक तरीके से जो मकसद क्या है बायोडायवर्सिटी का देखा जाए, इस
प्रयास किया जाएगा, एक ये मकसद होगा कि देखिए अभी जितने भी वर्तमान के जितने भी पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें जो कुछ भी फ्रेमवर्क बनाया गया वो इतना सफल नहीं हुआ कि हमारे जो पृथ्वी के बायोडायवर्सिटीज को एक तरीके से संतोषजनक तरीके से उनका संरक्षण कर सके। इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए इंपॉर्टेंट इतना माना जा रहा है कि ये जितने भी दुनिया के जो लोग लीडर्स आए हैं वो एक ऐसा फ्रेमवर्क, नया फ्रेमवर्क बनाएंगे, यानी कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटीज फ्रेमवर्क, एक नया फ्रेमवर्क बनाएंगे जो क्या करेगा, जो हमारे पृथ्वी पे जितनी भी बायोडायवर्सिटी है उनको क्या करेगा, ठीक से कंजर्व कर सकेगा या उनका जो लक्ष्य उनको प्राप्त कर सकेगा। यानी कि जितने भी दुनिया में जितने भी पशु पक्षी पाए जा रहे हैं, कीट पतंगे पाए जा रही है, वनस्पति, फूल पौधे की जो किस्म है, जो जड़ी बूटियां हैं, उनकी हिफाजत कर सकेंगे। ठीक है, जो कुछ भी जिनके जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन जो है बहुत बड़ा कारण है हमारी पृथ्वी पे जैव विविधताओं को खत्म करने का, तो एक तरीके से एक नया फ्रेमवर्क लाया जाएगा। इस नए फ्रेमवर्क के माध्यम से हमारे पृथ्वी के, हमारे अर्थ की जो बायोडायवर्सिटीज है उनको कंजर्व करने का, उनको प्रिजर्व करने का और ना सिर्फ कंजर्व बल्कि सस्टेन करने का भी प्रयास किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस में नए फ्रेमवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कहां पे, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार G20 बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडे के तहत पहली बैठक कहां होगा। तो आप देखिए G20 की बैठक, भारत ने G20 की अध्यक्षता लिया है और इसमें देखिए कई सारी बैठकें की जाएंगी। तो जो वित्त ट्रैक यानी कि फाइनेंशियल ट्रैक एजेंडे के तहत जो पहली बैठक आयोजित की जाएगी दोस्तों, वो कहां किया जाएगा, वो किया जाएगा बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए बात करते हैं। तो ये जो भारत की अध्यक्ष, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, भारत G20 की अध्यक्षता 2023 में कर रहा है और ये भारतीय अध्यक्षता के तहत ही जो G20 वित्त ट्रैक बैठक है वो आयोजित की जा रही है। कहां पे दोस्तों, बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ये बैठक जो किया जाएगा वो देखा जाए, जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार देखा जाए तो G20 बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडे के तहत पहली बैठक जो आयोजित की जाएगी वो आज से शुरू होगी, यानी कि 13 से लेकर के 15 दिसंबर तक होगी। कहां पे दोस्तों, बेंगलुरु में। इस बैठक का जो आयोजन किया जा रहा है वो संयुक्त रूप से किसके, तो इसकी जो मेजबानी की जा रही है वो यहाँ पे जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और साथ ही साथ जो देश का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है संयुक्त रूप से इस बैठक की मेजबानी की जा रही है। इस बैठक में देखा जाए जितने भी G20 कंट्रीज हैं, G20 के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, उनके जो वित्त प्रमुख है, यानी कि सभी 20 सदस्यों के जो वित्त जितने भी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रमुख हैं और जितने भी जो केंद्रीय बैंक, उनके जो उन देशों के जो सेंट्रल बैंक है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे भाग ले रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग को पता है, भारत है वो इस साल से यानी कि 2023 से G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आपको पता है। और 1 दिसंबर से भारत ने इसकी औपचारिक रूप से इंडोनेशिया से जो है औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है। और भारत जो है इसकी आयोजन जो होगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का भारत में देखिए सितंबर 2023 में होगा। कब, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, कहां पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आप मुझे बताइए, अभी देखिए G20 की शेरपा की बैठक की मेजबानी भारत ने पहली बार किया। आप मुझे बताइए जो शेरपा की बैठक हुई थी G20 की, वो किस शहर में की गई थी। आपको मैं हिंट करती हूँ, उस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। आप मुझे बताएं, ठीक है, कौन सा वो शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए अभी देखा जाए हाल ही में हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे शिल्प प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है 17वीं, ये किया गया है दोस्तों नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। और नेपाल में किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे देखिए अभी ये फेडरेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, ठीक है, इसी ने देखा जाए 9 तारीख से लेकर के 13 दिसंबर यानी कि आज के दिन तक जो है जो नेपाल की कैपिटल है यानी कि काठमांडू, वहां पे 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वें शिल्प प्रतियोगिता, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर और साथ ही साथ क्राफ्ट कंपटीशन का आयोजन किया। और इस पूरे जो व्यापार इस ट्रेड कंपटीशन की बात करें यहाँ पे जो क्राफ्ट कंपटीशन की, तो इसका जो उद्देश्य देखा जाए, बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे ट्रेड फेयर का जो उद्देश्य है वो हस्तशिल्प व्यापार उत्पाद के विकास करना और उनके बाजार को बढ़ावा देना।
तो जितनी भी जो हाथ से बनी हुई निर्मित जो चीजें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, उनका क्या करना, उनका उत्पादन, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना और साथ ही साथ ना सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि उसके व्यापार को भी बढ़ावा देना, उसके ट्रेड को भी बढ़ावा देना। बेसिकली दोस्तों ये जो हाथ से बनी हुई जो कलाएं होती हैं, जो आर्ट्स होते हैं, वो बड़े ही पुराने होते हैं, पारंपरिक कलाएं हैं। लेकिन अगर वर्तमान के दौर को देखें, जैसा कि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, इन नई नई टेक्नोलॉजी के कारण ये हाथ से बनी जो पारंपरिक कलाएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, लुप्त हो रही हैं। लेकिन दोस्तों जो पारंपरिक कलाएं होती हैं, हमारे समाज के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं या फिर एक हमारे सामाजिक दायित्व भी होता है कि इन कलाओं को विलुप्त होने से बचाया जाए, ये कहीं गायब न हो जाए, क्योंकि ये पारंपरिक कलाओं को क्या होना चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हमारी आने वाली पीढ़ी भी जाने कि हाँ हमारे देश में ये कलाएं हुआ करती थी, इसलिए इनको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कई तरह के ऐसे फेयर्स किए जाते हैं। तो बेसिकली इसका उद्देश्य अगर देखें, जो मूल उद्देश्य वो यही है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आती जा रही है, इनकी वजह से जो विलुप्त होने पे ये कलाएं हैं, कगार पे अपने, उनका संरक्षित किया जाए। ठीक है, इन ट्रेडिशनल आर्ट को, इन पारंपरिक कलाओं को क्या किया जाए, उनका कंजर्व किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको सेव किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चल सके कि हमारी कौन कौन सी परंपराएं थी, हमारी कौन कौन सी कलाएं थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे बेसिकली जो स्ट्रीट फेयर का उद्देश्य। अब बात कर रहे हैं नेपाल की, जो कि भारत का एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, और ना से पड़ोसी, एक बफर स्टेट भी है भारत और चीन के बीच। आप भारत का मैप देख रहे हैं और यहाँ पे अगर आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा नेपाल। ठीक है, नेपाल एक तरीके से पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से भारत है, और इसके एक पड़ोस में देखा जाए तो आपको कौन दिखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए काठमांडू इसकी जो कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश साथ ही साथ देखा जाए, यहाँ पे बिहार, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों पश्चिम बंगाल और जो आपका सिक्किम। ठीक है, जो कि इससे अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। बात करें हम इसके बारे में, इसकी कैपिटल जो कि कौन सा है दोस्तों, काठमांडू है, और इसका जो मुद्रा है यानी कि करेंसी वो भी क्या है, रुपया है। यहाँ की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो शेख बहादुर देवबा है, जो कि अभी ध्यान रखेगा 7वीं बारी अपने क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। ठीक है, और यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो है विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्तिकेय दीप व्रत उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो कार्तिकेय दीप व्रत उत्सव जो मनाया गया है दोस्तों, वो बनाया गया है तमिलनाडु में बनाया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, तमिलनाडु में ये दीपों का उत्सव मनाया गया है। स्क्रीन पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। तो जैसा कि कोविड जो है पेंडेमिक के कारण बहुत सारे ऐसे उत्सव, बहुत सारे ऐसे महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन अभी 2 वर्षों के बाद यानी कि जो कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के बाद, 2 साल के अंतराल के बाद इस उत्सव का आयोजन किया गया है। कौन से, कार्तिकेय दीप व्रत उत्सव का। कहाँ पे, तमिलनाडु के मदुरै के, ठीक है, थिरुपरस्कुंड्रम में। ध्यान रखेगा, थिरुपरस्कुंड्रम में, मदुरै में बेसिकली इसका आयोजन किया गया है। और यह देखा जाए जितने भी जो तमिलनाडु के मदुरै में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें से ये त्योहार ये भी त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस त्योहार में देखा जाए, इस उत्सव में बहुत सारे भक्त जो है वो भाग लेते हैं। और बेसिकली देखा जाए ये त्योहार कार्तिकेय दीप महोत्सव, दीपम रथोत्सव, इसमें और भी राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु से लगी हुई जो राज्य है यानी कि जो देखा कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, उन पड़ोसी राज्यों में भी इस त्योहार का आयोजन, इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण शुरू किया गया। देखिए ये देखा जाए, ये सेवा आपके द्वार जो अभियान है, इसका ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, दूसरे संस्करण का जो 7वां, ध्यान रखिएगा 2.0 का 7वां संस्करण जो लॉन्च किया गया है, वो नॉर्थ ईस्ट का जो एक स्टेट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे इसका शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है, उसने जो है सेवा आपके द्वार अभियान 2.0 का 7वां संस्करण का शुभारंभ किया है। ये जो शुरू किया गया है, इस अभियान की शुरुआत जो की गई है वो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, ऊपरी सियांग जिला। वहां पे एक गांव है जिसका नाम है गोसांग गांव। गोसांग गांव में इस अभियान की शुरुआत की गई। बेसिकली देखिए, इस अभियान का अगर उद्देश्य देखा जाए, नाम से पता चल रहा है सेवा आपके द्वार। सेवा किसकी सेवा दोस्तों, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो नई नई योजनाएं लाई जाती है, जो स्कीम, जो प्लान लेके आते हैं, देखा जाए वो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। कारण क्या है, अवेयरनेस, उनको जानकारी नहीं मिलती है, या फिर उनकी इतनी जो है
एक तरीके से पहुंच नहीं हो पाती उन सरकारी योजनाओं तक। ठीक है, तो सरकार जो योजना लाती है, जिनके लिए लाती है, कभी कभी वही तबके वंचित रह जाते हैं। तो सरकार ने बोला, सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई कि जो कुछ भी मैं सर्विस बना रहा हूं, जो कुछ मैं प्लान, जो स्कीम लेके आ रहा हूं, उन प्लान, उन स्कीम को जो है एक क्षेत्र के अंतिम तबके तक पहुंचाया जाए, यानी कि उस सर्विस को उनके दरवाजे तक ही ले जाया जाए, यानी कि सेवा आपके द्वारा। आपको अब सरकार तक आने की आवश्यकता नहीं है अपनी स्कीम को लेने के लिए, सरकार खुद आ जाएगी आपके दरवाजे और आपको जो जो आपके लिए योजनाएं बनाई उस योजनाओं को आप तक पहुंचाएगी। यही बेसिकली देखा जाए जितनी भी जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनका लाभ जो है राज्य के हर व्यक्ति उठा सके, हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी हो, यही क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, सेवा आपके द्वार की जो बात किया जाए, इस कार्यक्रम को जो है राज्य के जो है 2018-19 के बजट में पारित किया गया था। ठीक है, और उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया, जो नागरिक है उनको सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना था, जैसे कि EILPI, ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार नामांकन, आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण, अन्य सरकारी योजना, जिससे भी इससे रिलेटेड जो कुछ भी सरकारी योजना है उनको उनके दरवाजे तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना, यही इसका उद्देश्य था, सेवा आपके द्वार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले जितनी भी आप योजनाएं पढ़ रहे हैं उन योजनाओं के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ये योजनाएं किसके द्वारा शुरू की गई। ठीक है, ये योजनाएं किस तबके को लाभान्वित करती है, किस वर्ष शुरू किया गया, मंत्रालय कौन सा था। ठीक है, और इस योजना की क्या शर्तें हैं, ये ध्यान रखिएगा। योजनाओं से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो अभी हम लोगों ने दूसरी योजना के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसको देखिए जाए अभी हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जो गली में आप देखिए जो जितने भी वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स मतलब होता है दुकानदार। ठीक है, तो जो स्ट्रीट गली में जो दुकानदार होते हैं, जो दुकानें लगाते हैं, जो लुक्कड़ की दुकानें लगा रहे हैं, सब्जियों की दुकानें लगा रहे हैं, फल सब्जियों की दुकानें, वो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। और उन स्ट्रीट वेंडर्स को निधि पहुंचाना, एक तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान करना ही क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि, यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यही इसका है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसको जो है अभी इस योजना की तारीख को मार्च 2022 से आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये इसका एक समय पीरियड था। इसमें क्या है कि इस योजना के तहत जो वेंडर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गली वाले दुकानदार लोग होते हैं, उनको सरकार की तरफ से कर्ज दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस कर्ज की अवधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत की बात किया जाए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की, तो ये 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, योजना के तहत क्या किया जाता है, जितने भी जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो ठेले वगैरह पे आप देखिए फल सब्जियों को बेचते हैं, उनको क्या किया जाता है, इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, बहुत ही कम ब्याज दर पर उनको ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। इस योजना के तहत जो है, इस योजना की अवधि की बात किया जाए, अभी मार्च 2022 तक थी, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, इस योजना की अवधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आप मुझे बताएंगे किस मंत्रालय से संबंधित ये योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर्स रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर्स। करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये बात करते हैं, देखा जाए यहाँ पे 2 दिवसीय, ठीक है, देखा जाए एक बैठक हुई थी, भारत जलवायु और विकास भागीदारी की बैठक, और इस बैठक के दौरान ही देखा जाए जो वर्ल्ड बैंक ने केरल राज्य सरकार के साझेदारी में, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक और साथ ही साथ केरल की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों ने मिल करके एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, यानी कि जो टाइटल है, वो क्या है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर्स। ठीक है, इसमें इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट में देखिए बहुत सारी बातें की गई हैं। बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान
रखिए अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आप यहाँ पे रिपोर्ट में जो कुछ चुनौतियां भारत की दी हुई हैं और साथ ही साथ कुछ समाधान, देखिए रिपोर्ट जब जारी किया जाता है तो कुछ समाधान भी दिया जाता है, उस समाधान को अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, और ये आप मेंस जब लिखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई, इसमें यह भी बताया गया है कि भारत जो है जल्द ही दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन जा सकता है जहां पे गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। अभी जितना भी एक देखिए एक लिमिट होती है कि अगर इतनी गर्म हवाएं हैं तो हमारा जीवन है, लेकिन अगर इस लिमिट को कोई क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, इस लिमिट को मान लीजिए और भी ज्यादा गर्म यानी कि हीट वेव्स जो है बहुत ज्यादा उच्चतम स्तर पे पहुंच जाए तो तब जीवन थोड़ा सा संघर्षकारी हो सकता है या फिर जीवन कांत भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इतनी ज्यादा हीट वेव हो जो मानव के जीवन के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाए, इस रिपोर्ट में बताया गया है आने वाले दिन में भारत के लिए। ये भी बताया गया कि पिछले 6 दशकों में देखा जाने कि इन 60 वर्षों में देखा जाए जो लगातार देश में मौसम संबंधी जो घटनाएं हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बहुत अधिक बारिश होने लगी, कभी ठंड पड़ी तो कभी ठंड पड़ ही नहीं रही है, तो इन सब में जो है वृद्धि का सामना ये देश कर रहा है लगातार, कभी सूखे का कभी गर्मी के लहरों का लगातार जो है ये देश सामना कर रहा है। साथ ही साथ देखा जाए जो G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस में और भी कुछ बातें की गई, उससे देखिए एटलस ने बताया कि 2021 में हमें ये चुनौती दिया था पिछले साल देश को, भारत को, कि अगर जिस तरीके से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है या फिर यदि कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही उच्च लेवल पे बना हुआ, हाई लेवल पे बना रहता है, तो उससे 2036 से लेकर के 2065 तक पूरे भारत में हीट वेव 25 गुना अधिक समय तक रहने की उम्मीद है, इतना ज्यादा, ठीक है। अगर जिस तरीके से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और इसी तरह से बना रहा तो आने वाले दिनों में भारत को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मतलब हीट वेव्स का सामना करना पड़ेगा। इससे देखा जाए बहुत ज्यादा गर्मी का, बहुत ज्यादा सूखे का भी हमें चीजें सामना करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अंतिम प्रश्न पे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन, ठीक है, कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो एक राज्य ने देखा जाए जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रही है उसके लिए अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, और ऐसा करने वाला ये भारत का जो पहला राज्य बन गया है दोस्तों वो बन गया है तमिलनाडु, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु जो की बात करें ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिससे क्या किया है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, ठीक है, तमिलनाडु ने शुरू किया है। तमिलनाडु की सरकार की बात किया जाए तो तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 9 दिसंबर को, उसमें राज्य जो है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने एक वक्तव्य तो बोला कि राज्य जो है 2017 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले ही कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। जैसा कि देश ने जो है कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ते हुए हमारे भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हम पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने बोला है कि ये जो हमने जो अपना एक जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है उस मिशन के तहत देखा जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्य 2017 की बहुत पहले ही कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन जाएंगे, ठीक है, इस लक्ष्य के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य देखिए क्या है। कार्बन न्यूट्रल होता क्या है भाई कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीके से हटाना है जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ताकि उत्पादन और हटाई गई मात्रा से कुल मिलकर शून्य हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें बात की गई है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कार्बन न्यूट्रल का क्या तात्पर्य हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे की, ठीक है। हमारा पहला फैक्ट है कि हाल ही में अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों, तो ये बात करेंगे कृष्ण कविलाल को, ठीक है। कृष्ण कविलाल को देखा जाए तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। वहीं बात करें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, मिनेश सी शाह को, ठीक है, मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देश का खेल मंत्रालय है उसने देश भर में 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है, यानी कि अगले साल जब भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 2023 में, तो उस समय खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, कितने, लगभग 1000, ठीक है, 1000 केंद्र खोले जाएंगे। वही
वही नेक्स्ट फैक्ट है कि दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, देखिए बॉबी किन्नर। बॉबी किन्नर देखा जाए ये पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में, और ये किस पार्टी से थी दोस्तों? तो आम आदमी पार्टी से थी हैं। वही बात करें अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे मनाया गया, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो मनाया गया वो मनाया गया 12 दिसंबर को। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किया और बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस भी बात पूछे आपसे क्लास के दौरान, और मुझे पूरी उम्मीद है देखिए मुझे देखा जाए रोली जी, शमशेर जी, ठीक है, एके वर्मा जी, त्यागी जी, आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि देखिए आप लोग मुझे नो डाउट आप काफी अप्रिसिएशन भी करते हो, काफी अप्रिसिएट मुझे करते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर आपकी अप्रिसिएशन मुझे तब मिलेगी जब मुझे लगेगा कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दे रहे हो। तो कोशिश ये करें कि जितने लोग सेशन को देखते हैं वो लोग मुझे कम से कम, मैं अगर 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका एक का ही जवाब दे दो, वो बहुत अच्छा है। कमेंट बॉक्स में आप उसका एक आंसर करिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों ने मुझे अप्रिसिएट किया है। ठीक है, बाकी ओवरऑल चीजें आप लोग काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही लगे आप लोग अपना डेली सेशन को फॉलो करिए और लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। बाकी फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।